हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम लेके आए हैं 12th बायोलॉजी का तीसरा लेक्चर। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले लॉन्ग क्वेश्चन, जितने भी इस पुष्पी पाल्को लाइन से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं वो हम आज लेकर आए हैं। तुम सबसे पहले पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, लघु बीजाणु धानी की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। इसमें लघु बीजाणु धानी और उसकी संरचना का सचित्र वर्णन पूछा गया है। तो पहले हम जानेंगे लघु बीजाणु होते क्या, लघु बीजाणु धानी होते क्या है। तो यहाँ पर आप देखते हैं ये जो चित्र मैंने बनाया है, ये वाला, ये ये चित्र, ये किसका है। ये परागकोश का चित्र है। ये परागकोश का चित्र है। इसमें आपको दिखता होगा एक ये और ये दो और ये दो, ये चार, यानी एक परागकोश में चार लघु बीजाणु धानी होती है। ये परागकोश की मतलब ऐसा परागकोश होता है, इसकी ऐसी कटिंग, यानी इसकी इस प्रकार की कटिंग की हुई है। तो यहाँ पर इसमें आपको चार लघु बीजाणु धानी दिख रही है। इसमें हमने क्या है, यहाँ पर ये देखो, ये वाला जो चित्र आपके लिए दिख रहा है, ये चित्र मात्र इतना चित्र दिया हुआ है, यानी एक लघु बीजाणु धानी का चित्र दिया हुआ है ये वाला। तो इसी चित्र के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हम बात करते हैं इसमें चित्र में क्या क्या है। देखो सबसे लास्ट में ये लघु बीजाणु धानी, एक लघु बीजाणु धानी है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं सबसे लास्ट में। ये चार परतें होती है। देखो सबसे लास्ट में परत होती है, फिर ये परत होती है, उसके बाद तीन परतों से बनकर एक परत बनती है, सबसे लास्ट में एक परत होती है, ये होती है, चार परतें होती है। तो सबसे लास्ट परत होती है, उसके लिए सबसे पहली परत होती है, उसके लिए कहते हैं बाह्य परत, इसे कहते हैं बाह्य त्वचा। ये जो सबसे लास्ट में परत होती है, ये होती है बाह्य त्वचा। ये क्या करती है, ये जो परागधानी है, मतलब लघु बीजाणु धानी है, इसकी मतलब बाहर से सुरक्षा करती है। यानी जो बाहर से कोई मतलब कोई भी इसमें चोट ना पहुंच सके। यानी मतलब कि ये बाह्य त्वचा होती है, ये बाह्य त्वचा क्या करती है, इस लघु बीजाणु धानी के लिए बाहर से सुरक्षा का काम करती है। इसके नीचे होती है दूसरी परत, ये होती है अंतःस्थितियम। ये क्या होती है, ये होती है एकल परत होती है वाली, और ये बाह्य त्वचा के नीचे होती है। तो ये भी क्या इसकी सुरक्षा के मतलब सुरक्षा का काम करती है। इसके बाद में अंतःस्थितियम के बाद में होती है, अंतःस्थितियम के नीचे यानी इसके बाद में नीचे होती है मध्य परत। ये मध्य परत तीन परतों से मिलकर बनी होती है। मध्य परत जो होती है तीन परतों से मिलकर बनी होती है, यह मोटी होती है। और ये यानी अंतःस्थिति में से ये मध्य परत मोटी होती है। और सबसे लास्ट में जो परत होती है, सबसे लास्ट में परत होती है लघु बीजाणु धानी, सॉरी टेपिटम। सबसे लास्ट में जो परत होती है वो होती है टेपिटम। इसका काम होता है जो लघु बीजाणु होते हैं उनके लिए मतलब पोषण प्रदान करना। तो हम पहले पढ़ते हैं, सबसे पहली त्वचा पढ़ते हैं बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा में क्या दे रखा है, बाह्य त्वचा में लिखा हुआ है, यह परागकोश की सबसे बाहरी परत होती है। मैंने आपको बताया यह परागकोश की सबसे बाहरी परत होती है। यानी कि यहाँ पे आप देखते हैं ये वाला परागकोश है, ये परागकोश, तो इसके चारों ओर, इस परागकोश के चारों ओर क्या होती है, बाह्य त्वचा होती है। ये लास्ट वाली लेयर बनी हुई है वाली, ये बाह्य त्वचा है। ये क्या होती है, बाह्य त्वचा होती है। और ये क्या करती है, मतलब पूरे परागकोश के लिए क्या करती है, सुरक्षा का काम करती है, सुरक्षा आवरण बनाती है, जिसका मुख्य कार्य होता है सुरक्षा देना। इसका मुख्य कार्य सुरक्षा देना होता है। तो ये बाह्य त्वचा होती है, इसका जो परागकोश के लिए सुरक्षा प्रदान करना होता है। उसके बाद हम बात करते हैं अंतःस्थितियम की, यानी कि एंडोस्टेडियम की। ये क्या होती है, यह बाह्य त्वचा के भीतर उपस्थित होती है। मैंने भी आपको बताया कि बाह्य त्वचा के अंदर उपस्थित होती है अंडोस्टेडियम। इसके अंडोस्टेडियम इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अंतःस्थितियम। अब यह प्राय एक स्तरीय होती है, यानी कि इसमें मात्र एक ही स्तर होता है। ये परत होती है अंतःस्थितियम, मात्र एकल परत होती है। इसकी कोशिका पराग कोश के स्फुटन में मदद करती है। जब ये जैसे ये पराग ये है, जब ये परागकोश है, इसमें लघु बीजाणु धानी में परागकण बन जाते हैं। परागकण बनने के बाद जब इनका स्फुटन होता है, स्फुटन होता है, ये दोनों स्फुटन होता है, तो परागकण बाहर निकलते हैं। तब उसमें अंतः त्वचा जो होती है, ये परागकोश के स्फुटन में मतलब क्या करती है, मदद करती है। तो इस पे लिखा हुआ है कि यह परागकणों के स्फुटन को मुक्त करती है, स्फुटन में परागकोश के स्फुटन में मदद करके परागकणों को मुक्त करती है। परागकणों के लिए क्या करती है, बाहर के लिए निकालने में मदद करती है। इसके बाद हम बात करते हैं क्या, इसके बाद हम दी हुई मध्य परत। मध्य परत मैंने भी आपको बताया, मध्य परत कितने, दो या तीन लेयर से मिलकर बनी होती है। एक दो तीन, ये मध्य परत होती है, कितनी लेयर से बनती है, तीन लेयर से बनती है। और इसमें लिखा हुआ है यह एक से तीन परतों की पतली परत, पतली कोशिकाओं की बनी एक भित्ति होती है। इसकी कोशिकाएं प्राय नष्ट होकर बीजाणु जनन के ऊतकों का पोषण करती है। जब ये नष्ट होती है, इसकी कोशिकाएं नष्ट होती है, तो बीजाणु जनन में ऊतकों का पोषण करती है। जब ये कोशिका नष्ट हो जाती है मध्य परत, तो ये क्या करती है, बीजाणु जनन के समय ऊतकों में पोषण का काम करती है। इसके बाद सबसे लास्ट में आती है टेपिटम।
टेप्टम क्या होती है? यह परागधानी की सबसे भीतरी परत होती है। ये क्या होती है? ये परागधानी है, ये परागधानी है, देखो यहाँ पे सही चित्र, ये परागधानी है, ये वाली ये परागधानी है। इसकी क्या है? सबसे भीतरी परत है, देखो ये सबसे भीतरी परत है टेप्टम, ये वाली टेप्टम परत है, ये वाली जो परत आपको दिख रही, ये परत टेप्टम परत है, ये सबसे भीतरी परत होती है, ये सबसे भीतरी परत होती है। और एक विशेष परत होती है, मतलब ये इसकी कोशिकाएं बड़ी होती हैं, लंबी होती हैं और बहुकेंद्र की होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुकेंद्र की कोशिकाएं हैं, देखो यहाँ पर ये केंद्र पाए जाते हैं, केंद्र की पाई हुई कोशिकाएं हैं, तो बहुकोश की है, मतलब केंद्र की है। इसके बाद हम बात करते हैं टेप्टम के कार्य। टेप्टम के कार्य क्या होती है? मैंने आपको बताया था टेप्टम में होती है वो क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। तो आप लिखा होगा यह परागकण के बाह्य भित्ति पर एक तैली परत बनाता है। मतलब टेप्टम होता है बाह्य भित्ति पर टेप्टम मतलब क्या तैली परत बनाता है। यह स्पोरोपोलिन का भी नामक, यह क्या करता है? जो टेप्टम होता है यह स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ का भी निर्माण करता है, और ये इसमें हार्मोन का भी स्राव होता है, इससे मतलब टेप्टम से हार्मोन का स्राव होता है। अब आप यहाँ पर लिखा है स्पोरोपोलिन, स्पोरोपोलिन होता क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। ये स्पोरोपोलिन है, इसका निर्माण किससे होता है? ये टेप्टम के द्वारा होता है, ये टेप्टम से होता है। स्पोरोपोलिन एक ऐसा पदार्थ है जो ऐसा मतलब केमिकल है, ये ऐसा कार्बनिक है जो कभी नष्ट ही नहीं होता है, ना किसी अम्ल का इस पे काम, ना ही किसी अम्ल से नष्ट होता है, ना ही किसी मतलब कोई भी पदार्थ इसके लिए क्या नहीं कर सकता है, इसके लिए नष्ट नहीं कर सकता है। इसीलिए क्या होता है, जो हमारे परागकण होते हैं जो जीवाश्म पाए जाते हैं, जैसे बहुत लंबे में कहीं पे पेट्रोलियम खुदाई होती है, पेट्रोलियम के साथ साथ में ये पुष्पोलिन भी निकलते हैं, मतलब परागकण भी निकलते हैं। तो ये लाखों हजारों साल तक भी इसके लिए मतलब ये सुरक्षित कर सकता है परागकणों के लिए। और ये क्या करता है स्पोरोपोलिन, यह परागकण जो होते हैं परागकण के चारों ओर इसका मतलब परत बनी हुई होती है। पर आगे आएगा परागकण, आगे आगे परागकण संरचना, तो उसमें मैं बढ़ाऊंगा आपको स्पोरोपोलिन क्या, स्पोरोपोलिन। तो हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है परागकण या लघु बीजाणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। जो परागकण होते हैं या लघु बीजाणु होते हैं उसकी संरचना सचित्र वर्णन पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बनाएंगे परागकण की संरचना बनाएंगे। यहाँ पे परागकण की संरचना गोल, परागकण होता है कैसा होता है? गोल होता है। परागकण होता है गोल। ये परागकण की संरचना बन रही है। ये बन गया परागकण की संरचना। परागकण में कितनी दो भित्ति होती है? एक तो होती है बाहर, ये बाहर वाली होती है, इस बाहर वाले के लिए कहते हैं एक्जाइन, और जो अंदर वाली परत होती है इसके लिए कहते हैं इंटाइन। जो अंदर होती है उसे कहते हैं इंटाइन, और जो बाहर होती है उसे कहते हैं एक्जाइन। तो यहाँ पर हम जाने इंटाइन और एक्जाइन बनती किससे हैं? ये है इंटाइन और ये है एक्जाइन। तो एक्जाइन जो होती है, एक्जाइन किससे बनती है? ये बनती है स्पोरोपोलिन से। यहाँ पर इससे ये है, ये स्पोरोपोलिन, स्पोरोपोलिन की जो बाहर वाली परत होती है यह बनती है स्पोरोपोलिन से। जो बाहर की परत होती है परागकण की, जो परागकण की बाहरी परत होती है एक्जाइन, वो बनती है स्पोरोपोलिन पोलिन से। तो एक्जाइन के लिए हिंदी में कहते हैं बाह्य परत, और ये इंटाइन के लिए कहते हैं अंतः परत। और इंटाइन किससे बनती है? इंटाइन होती है पेक्टोसेल्यूलोज की।
इंटाइन जो होती है वो बनती है पैक्टोसोलुलस से, ये बनती है पैक्टोसोलुलस से बनती है। और ये किस बनती है, स्पोरोपोलिन से बनती है। इसमें हम बात करते हैं परागकण, बात करते हैं। इसमें एक होता है केंद्रक और इसमें भरा होता है जीव द्रव्य, बहुत भरा होता है जीव द्रव्य। इसमें एक बड़ी सी रिक्तका भी होती है, ये होती है रिक्तका। ये बन गई परागकण की संरचना। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें क्या लिखा हो, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो क्या है, जहां पर आपके लिए ये बाह्य त्वचा जो है, ये बाह्य त्वचा जो है, जो जहां यहाँ पर अनुपस्थित दिखाई दे रही है, इसे ही कहते हैं जनन छिद्र। ये होते हैं छिद्र, इन्हें कहते हैं जनन छिद्र, इन्हें कहते हैं जनन छिद्र। यहीं से ट्यूब के अंदर होता है, ट्यूब के अंदर मतलब यानी यहीं से क्या होता है, यहीं से निकलती है परागनलिका। परागनलिका का निर्माण इन्हीं छिद्रों से होता है। जब परागकण मतलब वर्तिकाग्र पर जाता है तो वहां पर बनती है परागनलिका। परागनलिका इन्हीं छिद्रों से होकर निकलती है। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या लिखा है। परागकण परागकण नर परागकण नर युग्मोत्कोद्भिद की प्रथम कोशिकावस्था होती है। प्रत्येक परागकण एक कोशिकीय, एक केंद्रकीय और गोलाकार होता है। ये गोलाकार है, एक केंद्रकीय और एक कोशिकीय भी है। जिसकी भित्ति द्विस्तरीय होती है। जिसकी भित्ति कैसे होती है, द्विस्तरीय होती है। एक्जाइन और एंटाइन द्विस्तरीय होती है। विभिन्न प्रजातियों में इसका आकार लगभग कितना होता है, 20 से 50 माइक्रोमीटर का होता है। 20 से 50 माइक्रोमीटर का होता है। इसका कितना होता है भाग, 20 से 50 माइक्रोमीटर का इसका होता है मतलब साइज। अब बात करते हैं इसके आगे की। तो परागकण में क्या, परागकण में दो होते हैं, क्या आवरण होते हैं, दो आवरण होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं परागकण है, परागकण में एक ये आवरण होता है, एक्जाइन होता है, दूसरा होता है इंटाइन। इंटाइन के लिए अंताचोल, अंतापरत या अंताचोल भी कहते हैं इसे। इसे बाह्यचोल भी कहते हैं, और इसके लिए अंताचोल कहते हैं, अंताचोल। इसके बाद हम बात करते हैं इनके बारे में जानते हो। अंताचोल जो होता है ये एक मोटा खुरदुरा भाग होता है। अंताचोल जो होता है ये एक मोटा होता है। अंताचोल जो होता है मोटा होता है और खुरदुरा होता है, क्योंकि खुरदुरा होता है। बाह्यचोल एक विशेष रासायनिक पदार्थ यानी किससे बना होता है, स्पोरोपोलिन से बना हुआ होता है। इस पदार्थ के कारण ही परागकण गहरे रंग का होते हैं। जो परागकण होते हैं वे गहरे रंग के होते हैं और लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। ये बहुत समय लंबे तक सुरक्षित रहते हैं। मैंने आपको बताया था जब पेट्रोलियम निकलता है, जमीन से खुदाई होती है तो पेट्रोलियम निकलता है, नहीं जो अंदर जो खनिज निकलते हैं उनके साथ में क्या ये परागकण भी कुछ कभी कभी परागकण भी निकलते हैं। ये क्यों निकलते हैं, क्योंकि इसके बाहर चारों ओर क्या होता है, ये स्पोरोपोलिन होता है। स्पोरोपोलिन होता है ये काफी एक ऐसा पदार्थ होता है, ये कभी नष्ट नहीं होता है किसी भी मतलब अम्ल से या किसी रसायन से नष्ट नहीं होता है। तो इसीलिए ये मतलब जब खुदाई होती है बहुत समय पहले के दबे आते हैं, परागकण दबे होते हैं, वो इसमें निकल के आते हैं। वो क्यों निकल के आते हैं, क्योंकि ये स्पोरोपोलिन के बने हुए होते हैं। इसके चारों तरफ स्पोरोपोलिन का कवर होता है, इसलिए। अब बात करते हैं अंताचोल की। अंताचोल क्या है, यह पतली मृदु कोमल झिल्लीनुमा संरचना होती है। तो अंताचोल होता है ये पतली झिल्लीनुमा संरचना होती है। यह परागकण के जीव द्रव्य के लिए क्या करती है, सुरक्षा ढके रखती है। जीव द्रव्य भरा होता है परागकण में जो जीव द्रव्य भरा हुआ है इसके लिए ये क्या है, ये ढके हुए रहती है हमेशा। इसके लिए तो कवर कर रहती है, कवर कर रखती है। यह बाह्यचोल की भीतरी परत होती है। यह जो बाह्यचोल है, बाह्यचोल के अंदर के लिए, बाह्यचोल से अंदर क्या होती है, अंताचोल होता है। यह पैक्टोसेलुलस नामक पदार्थ से बना होता है। ये किससे बनता है, पैक्टोसेलुलस से बनता है। और ये बनता है किससे, ये बनता है स्पोरोपोलिन से, बाह्यचोल। अब बात करते हैं इसके बाह्यचोल में जो आवरण होता है, जैसे बाह्यचोल है ये, मैंने आपको बताया ये बाह्यचोल के आवरण इसके जहां पर ये स्पोरोपोलिन अनुपस्थित होता है वहां पर क्या होते हैं, वहां पर जनन छिद्र होते हैं। तो यही लिखा हुआ इसमें, बाह्यचोल आवरण में कुछ छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। जहां पर स्पोरोपोलिन क्या होता है, अनुपस्थित होता है, वहां पर क्या होते हैं, जनन छिद्र होते हैं। अंकुरण के समय अंताचोल जनन छिद्र से जो अंकुरण होता है, जब इसका अंकुरण होता है, किसका, परागकण का अंकुरण होता है, ये भी जब ये वर्तिकाग्र पे जाता है, वर्तिकाग्र पर ऊपर जाता है तो इससे क्या होता है, इसका अंकुरण होता है।
अंकुरण होता है तो उसमें जनन जनन जो अंताचोल होता है, ये जनन छिद्र से होकर एक लंबी परागनली का निर्माण करता है। परागनली निर्माण करता है, उसी रूप में ये बाहर को निकल आता है। बस यही था इसका क्वेश्चन क्या था। तो जब जब परागकण की परागकण की संरचना के बारे में लिखाएगा तो पहले परागकण के बारे में लिखेंगे, उसके बाद में क्या है परागकण का चित्र बनाएंगे, इसके बाद में इस अंतःचोल और बाह्यचोल के बारे में लिख देंगे। बस इतना क्वेश्चन कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है आवर्तबीजी पौधों में गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया और भ्रूणकोश की संरचना का वर्णन कीजिए। यानी आवर्तबीजी पादप होते हैं उसमें गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया लिखनी है और भ्रूणकोश के बारे में मतलब भ्रूणकोश की संरचना बनानी है और उसका वर्णन करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु बीजाणु जनन में। हम सबसे पहले बनाएंगे बीजांड की संरचना। बीजांड की संरचना बनाएंगे, उसके बाद हम समझेंगे गुरु बीजाणु जनन क्या होता है। इस प्रकार को संरचना बनी हुई होती है। यहाँ पर ये अपरा के साथ जुड़ा हुआ होता है। कैसे जुड़ा होता है, ये बीजांड होता है ये अपरा से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर होता है अपरा यानी प्लेसेंटा। जैसे ये हो गई अंडाशय की बॉल, ये हो गया अपरा। ये होता है अपरा। ये अपरा के साथ क्या जुड़ा होता है, बीजांड वृंद जो होता है, बीजांड वृंद ये अपरा के ऊपर जुड़ा हुआ होता है। ये ये होता है बीजांड ग्रंथ। ये होता है बीजांड ग्रंथ। और यहाँ पर आप देखेंगे ये हो, ये होती है दो दो आवरण होते हैं ये। एक होता है बाह्य आवरण और एक होता है अंतःआवरण। ये होता है बाह्य आवरण, ये होता है अंतःआवरण। और ये इसमें इसके अंदर मतलब इसके बीजांड के अंदर क्या होती है, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं होती है इस प्रकार से, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं होती है, बहुत सी कोशिकाएं होती है, इन्हें कहते हैं बीजांड का कोशिकाएं। ये बीजांड का कोशिका होती है, इसे कहते हैं न्यूक्लियस सेल कहते हैं। और ये होता है ये बाहरी आवरण होता है, इसे कहते हैं बाहरी अध्यावरण। बाहरी अध्यावरण। और ये जो अंदर का होता है ये वाला, ये होता है ये होता है आंतरिक अध्यावरण। ये होता है आंतरिक अध्यावरण। ये क्या करता है, ये बीज होता है बीज। ये बीज का आंतरिक जो टैगमन होता है ये बीज का आंतरिक चोल बनाता है और ये बाहरी चोल बनाता है बीज का। ये बीज इसमें ये बीजांड का कोशिका होती है, इनमें से यही कोशिका, ये कोशिका है ये वाला, ये बीजांड का की एक कोशिका होती है। ये इसकी एक कोशिका मतलब अपना आकार बड़ा करती है, अपना आकार बड़ा कर लेती है। इसका आगे हम लेते हैं, इसके आगे से मान लो कोई एक हम इसके लिए बनाते हैं। हम ये वाला क्या करते हैं, ये ये वाला चित्र हम उधर बना के देखते हैं, उधर समझते हैं क्या होता है। जैसे मान लो इसमें बहुत सी कोशिकाएं भरी हुई हैं,
इसमें बहुत सारी कोशिकाएं भरी हुई हैं। पहले हम इधर इधर यहाँ पे देखें, ये भाग कौन सा होता है? ये भाग होता है निभाग भाग। ये होता है कौन सा? हम्म, ये भाग होता है निभाग। ये होता है निभाग। ये होता है निभाग भाग, और यहाँ पर ये होता है बीजांड द्वार। इसे कहते हैं बीजांड द्वार। ये होता है निभाग विभाग। इसे बीजांड द्वार के लिए हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये माइक्रोपाइल है ये वाला। इसे एम से रिप्रेजेंट, और ये होता है चले भाग, तो सी से डिनोट करेंगे हम। यहाँ पे सी से डिनोट करेंगे। अब ये वाला चित्र आगे बनाते हैं इसके लिए। ये बहुत सी कोशिकाएं हैं, इसको इन कोशिकाओं में से कोई एक कोशिका ही होती है अपना भाग अपना आकार बड़ा कर लेती है। मान लो ये माइक्रो नीचे बीजाणु द्वारा साइड एक कोशिका अपना आकार बड़ा कर लेगी। यहाँ पर एक कोशिका ने अपना आकार बड़ा कर लिया है। इस कोशिका ने अपना आकार बड़ा कर लिया। अभी क्या करेगी? अभी विभाजन करेगी, ये समसूत्री विभाजन करेगी। यानी बीजांड काय की एक कोशिका ने, किसी कोशिका ने बीजांड काय की, बीजांड काय की एक कोशिका ने क्या किया है? अपना एक आकार बड़ा किया है। आकार बड़ा करने वाली समसूत्री विभाजन करेगी। समसूत्री विभाजन करेगी। समसूत्री विभाजन करने के बाद इसमें दो, मतलब ये दो प्रकार का दो वो बना लेगी। क्या बनाएगी? इसने अब आकार बढ़ा के क्या किया है? आकार बढ़ा के इसने दो दो इसमें दो कोशिकाएं बन जाती हैं। फिर एक ऊपर को एक बनती है ऊपर कोशिका, एक बनती है नीचे। विभाजन करने के बाद में ऊपर वाली सेल होती है, ऊपर वाली कोशिका बनाती है बीजाणु मात्र। ये कोशिका बनाती है प्राथमिक प्राथमिक बीजाणु कोशिका। यह कोशिका तो होती है बीजाणु कोशिका बनती है। ये वाली कोशिका बन जाती है बीजाणु कोशिका। जो नीचे वाली सेल होती है यह बनाती है प्राथमिक, ये बनाती है प्राथमिक भित्तीय सेल, मतलब भित्तीय कोशिका। ये बनाती है प्राथमिक भित्तीय सेल, और ऊपर वाली बनाती है बीजाणु सेल, मतलब प्राथमिक बीजाणु कोशिका। यह सेल बात है कि है। अब ये वाली सेल क्या करती है? ये वाली कोशिका होती है, ये तो नष्ट हो जाती है। ये नष्ट हो जाती है। फिर ये वाली ऊपर वाली होती है सेल, ये वाली जो कोशिका होती है प्राथमिक बीजाणु सेल, ये क्या करती है? अपने आकार में वृद्धि करती है। अपने आकार में अपना आकार भी बढ़ा लेती है। कोशिका विभाजन नहीं करती ये वाले, अब विभाजन नहीं करेगी। ये विभाजन करने के बजाय अपना अपना आकार बढ़ा लेती है। अपना आकार बढ़ाने के बाद ये किसमें चेंज हो जाती है? जैसे ये वाला, ये अपना आकार बढ़ाने के बाद, ये अपना आकार बढ़ाने के बाद में ये अपना आकार बढ़ाने के बाद में क्या करती है पता है? ये अपना आकार बढ़ा लेगी। अब ये सेल होगी, ये अपना आकार बढ़ा के ये अपना आकार बढ़ा के क्या करती है? अपना आकार बढ़ाने के बाद में ये बन जाती है प्राथमिक, ये बन जाती है बीजाणु मात्र। ये कोशिका अपना आकार बढ़ाने के बाद में बीजाणु मात्र कोशिका में चेंज हो जाती है। किसमें? बीजाणु मात्र कोशिका में चेंज हो जाती है। बीजाणु मात्र कोशिका
मात्र कोशिका मात्र सेल। अभी बीजाणु मात्र सेल क्या करती है, ये बीजाणु मात्र कोशिका होती है। अब ये करती है अपना विभाजन, अब ये करेगी अर्धसूत्रीय विभाजन। अभी क्या करेगी, जो प्राथमिक बीजाणु सॉरी ये बीजाणु मात्र कोशिका अब ये करेगी अर्धसूत्रीय विभाजन। क्या करती है, अर्धसूत्रीय विभाजन करेगी, ये करेगी अर्धसूत्री, ये करेगी अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन करने के बाद में ये 4 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन करेगी, इसके बाद ये 4 कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पर ये 4 कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाएगी, 4 कोशिकाओं में बदल जाएगी। 1 2 3 और 4। अब ये ऊपर वाली जो सेल होती है, ये तो होती है क्रियाशील गुरु बीजाणु। ये क्या होती है, क्रियाशील गुरु बीजाणु होती है, क्रियाशील गुरु बीजाणु। और नीचे की बची 3 कोशिकाएं होती हैं, ये होती है सहायक कोशिकाएं। कौन सी सहायक कोशिकाएं, ये सहायक कोशिकाएं होती है। ये सहायक कोशिकाएं क्या करती है, ये हो जाती है नष्ट। ये कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं होती है, नष्ट हो जाती हैं। और क्रियाशील गुरु बीजाणु होती है, यही क्या करती है, यही आगे चल के आगे तो यही विभाजन करके क्या बनाती है, ये विभाजन करके बनाती है मादा युग्मक। तो यहाँ तक का इतना समय, यहाँ से यहाँ तक का सबसे पहले क्या होती है, ये बीजांडकाय है। बीजांडकाय एक कोशिका होती है, एक कोशिका अपना आकार बढ़ा लेती है। कोशिका आकार बढ़ाने के बाद में दो कोशिकाओं में विभाजित जाती है। यहाँ पर होता है समसूत्री विभाजन, यहाँ पे समसूत्री विभाजन होता है। यहाँ पर समसूत्री विभाजन करती है ये कोशिका बड़े अपना आकार बढ़ाकर। उसमें से ऊपर की सेल होती है, बहुत ही प्राथमिक बीजाणु सेल होती है। और जो नीचे वाली सेल होती है प्राथमिक भित्ति कोशिका होती है। ये वाली कोशिका तो नष्ट हो जाती है, उसके बाद जो कोशिका बहुत ही ऊपर वाली प्राथमिक बीजाणु सेल, ये अपना आकार और बढ़ाती है। ये विभाजन नहीं करती, ये अपना आकार बढ़ाती है। अपना आकार बढ़ाने के बाद ये बन जाती है बीजाणु मात्र सेल में कन्वर्ट हो जाती है। और बीजाणु मात्र कोशिका होती है, ये करती है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन करने के बाद में इसमें 4 कोशिकाएं बनती हैं। नीचे वाली सेल होती है, ये तो सहायक कोशिकाएं होती हैं, ये तो जाती है नष्ट। ये कोशिका होती नष्ट होती है। और बस्ती ऊपर की सेल होती है, ऊपर की कोशिका होती है। एक कोशिका क्या होती है, एक कोशिका होती है क्रियाशील गुरु बीजाणु। यहीं पर अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। डेफिनेशन क्या थी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं द्वारा अर्धसूत्री विभाजन करके, कौन सा विभाजन करके, गुरु बीजाणु, ये वाली है गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, इन्होंने अर्धसूत्री विभाजन किया है। अर्धसूत्री विभाजन करके क्या किया है, एक क्रियाशील गुरु बीजाणु बनाया है। इधर लिखा है अर्धसूत्री विभाजन करके अगुणित गुरु बीजाणु, कौन सा, अगुणित गुरु बीजाणु बनाने की प्रक्रिया को, अगुणित गुरु बीजाणु बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो यहाँ तक जो अभी मैंने समझाया आपके, ये क्या था, ये सब था गुरु बीजाणु जनन। तो यहाँ पर देखो बीजाणु मात्र कोशिका है, इसने क्या किया, अर्धसूत्री विभाजन किया। अर्धसूत्री विभाजन करने के बाद में इसने क्या किया, एक क्रियाशील गुरु बीजाणु का मतलब गुरु बीजाणु उत्पन्न किया है, मतलब एक क्रियाशील गुरु बीजाणु बना है। तो इसी के क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं गुरु बीजाणु जनन। अब इसके बाद हम बात करते हैं भ्रूण कोश की संरचना के बारे में। तो भ्रूण कोश की संरचना पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, हम जो ये वाली सेल है, जो सबसे ऊपरी सेल है, ये वाली सेल के लिए उठाएंगे, ये सेल के लिए निकालेंगे, ये तो नष्ट हो जाएंगे, ये तीनों सेल नष्ट हो जाती है। और ये भ्रूण कोश की ये होती है बीजांडकाई जो होती है, बीजांडकाई सेल होती है, ये क्या करती है, इसी गुरु बीजाणु के लिए क्या करती है, पोषण का काम करती है, पोषण प्रदान करती है। अब हम आगे बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अब आगे हम पढ़ेंगे भ्रूण कोश की संरचना के बारे में। क्या पढ़ेंगे, भ्रूण कोश की संरचना के बारे में। तो भ्रूण कोश की संरचना पढ़ने से पहले हमें कुछ थोड़ा समझना होगा। और जैसे मान लो ये वाली हमने ये बनाई, एक ये हमने बनाई है, हम इसमें क्या करते हैं, ये वाली जो कोशिका है, ये वाली कोशिका है, इस कोशिका को केवल रखेंगे। इस कोशिका जो क्रियाशील गुरु बीजाणु, इसकी बात करेंगे केवल। तो इसमें यहाँ पे मान लेते हैं ये है क्रियाशील गुरु बीजाणु, ये है क्रियाशील, अभी ये नहीं है।
अभी ये छोटा सा क्रियाशील गुरु बीजाणु है, ये क्या करता है, अपना आकार वृद्धि करेगा, ये अपने आकार में वृद्धि करेगा, वृद्धि करने के बाद में ये मान लो इतना बड़ा हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या हो, ये हो गया क्रियाशील गुरु बीजाणु है, ये क्या है, क्रियाशील क्रियाशील गुरु बीजाणु, क्या है, क्रियाशील गुरु बीजाणु है ये। क्रियाशील गुरु बीजाणु, क्रियाशील गुरु बीजाणु यह क्या करेगा, अपने आकार में वृद्धि करेगा और 3 बार क्या करेगा, केंद्रक विभाजन करेगा। ये 3 बार क्या करेगा, 3 बार केंद्रक विभाजन करेगा, केवल 3 बार केंद्रक विभाजन करेगा, ओनली केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन करेगा ये क्या करेगा, 3 बार केंद्रक विभाजन करेगा, 3 बार करेगा केंद्रक विभाजन। जब 3 बार केंद्र विभाजन करेगा तो इसके अंदर कितने केंद्र हो जाएंगे, इसके अंदर बनेंगे कितने, 1 से करेंगे 2, 2 से जाएंगे 4, 4 से कितने 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितने, 1 से कितने 2 केंद्रक बनेंगे, 1 से 2 केंद्रक बनेंगे और 2 से कितने बनेंगे, 2 से बनेंगे 4 केंद्रक बनेंगे और 4 से कितने बनेंगे, 4 से बनेंगे 8 केंद्रक, 4 से करेंगे 4 से बनेंगे 8 केंद्रक। अब ये केंद्र विभाजन होने के बाद में अब वो कोष का विभाजन, अब इनका जीव द्रव्य का विभाजन होगा, किसका होगा, जीव द्रव्य का विभाजन होगा। अब इसमें जीव द्रव्य का विभाजन होगा, यानी कि इसमें अब जीव द्रव्य की जो केंद्रक है, ये केंद्रक है, ये केंद्रक क्या करेंगे, इन केंद्रक के चारों ओर भित्ति लग जाएगी, भित्ति जमा हो जाएगी, भित्ति बन जाएगी भित्ति। तो क्या करेंगे, 3 केंद्रक तो ऊपर बन जाएंगे इस प्रकार से, 1 2 3 और इन पे भित्ति, इन पे क्या होगी, सेल बॉल लग जाएगी और नीचे 3 केंद्रक होंगे और 2 केंद्रक बीच में आ जाएंगे, 2 केंद्र बीच में आ जाएंगे। अब इनपे क्या भित्ति, भित्ति इस प्रकार से बनेगी, इस प्रकार से मान लो इनकी भित्ति बनेगी 1 2 3 और 1 2 और ये 3, ये हो गया 3 केंद्रक। अब क्या होता है, अब इनमें यहाँ पर ये तो होती है, ये तो है बीजांड द्वार की साइड, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये वाली जो है, ये वाली साइड यहाँ पर बन रही है केंद्र, ये तो बीजांड द्वारी साइड है और ये कौन साइड ऊपर वाली, ये निभागी साइड है, ये बीजांड द्वारी साइड है तो उसे कहेंगे एम और ये है निभागी साइड, तो चला जाए भाग के लिए क्या कहते हैं सी, तो ये होगी सी, ये होगी एम, यहाँ पर भी एम और यहाँ पर भी सी। अब तो क्या करते हैं, अब क्या होगा, अब ये जो बना है, अब ये बना है, क्या बना है, बीजांड, बीजांड कोष, ये बना है बीजांड, सॉरी भ्रूण कोष बना है ये किसकी संरचना है, ये है भ्रूण कोष की संरचना, ये क्या है, भ्रूण कोष की संरचना है। तो अब ये जो ऊपर की साइड होती है इनको तो कहते हैं, इन तीनों कोशिकाओं को कहते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं, इन्हें क्या कहते हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं, इन कोशिकाओं को कहते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। ये तीनों कोशिकाएं क्या है, प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं। और ये जो कोशिकाएं, ये 2 वाली कोशिकाएं, एक ये कोशिका और ये कोशिका, ये कौन सी कोशिकाएं, ये है सहायक कोशिकाएं, यानी कि ये सहायक कोशिकाएं हैं। और ये बीच में जो दिख रहा है आपके लिए, ये वाली कोशिका दिख रही है, ये कौन सी कोशिका है, ये बड़ी सी कोशिका आपको दिख रही है, ये है अंड कोशिका, ये क्या है, अंड कोशिका, ये है अंड कोशिका। ये है अंड कोशिका। अब ये पूरा क्या बन गया, ये बन गया परिपक्व भ्रूण कोष बन गया। अब आपको क्वेश्चन पूछता है, ऐसे क्वेश्चन आता है कि एक परिपक्व भ्रूण कोष में कितनी कितनी कोशिकाएं होती है और कितने केंद्रक होते हैं। तो परिपक्व भ्रूण कोष में कितने, 8 तो केंद्रक होते हैं और 7 कोशिकाएं होती है। देखो एक ये 3 केंद्रक ही हो गए, 4 5 6 7 8, तो 8 कितने, 8 तो केंद्रक होते हैं, 8 होते हैं केंद्रक, 8 केंद्रक होते हैं और सेल होती है 7। देखो 1 2 3 4 5 6 और ये वाला ये पूरी यहां से लेके यहां तक ये पूरी क्या होती है, एक होती है सेल, ये एक पूरी सेल होती है कितनी, तो 7 कोशिकाएं होती हैं। अगर क्वेश्चन आए कि एक परिपक्व भ्रूण कोष में
कितनी कोशिका और कितनी केंद्रक होते हैं, तो 8 केंद्रक और 7 कोशिका होती है। ठीक है, अब ये तो हो गया मतलब इसका, ये तो भ्रूण कोश का बन गया चित्र, भ्रूण कोश का चित्र बन गया। अब इसमें क्या, अब इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, अब ये है भ्रूण कोश की संरचना। भ्रूण कोश की संरचना एक अंडाकार होती है, बहुकोश की होती है, इसमें 7 कोशिकाएं होती हैं और 8 केंद्रक होते हैं। देखो भ्रूण कोश कैसे अंडाकार होती है, ठीक है, इसमें 7 कोशिकाएं होती हैं और 8 केंद्रक होते हैं। ठीक है, बीच में इसे कहते हैं द्वितीयक केंद्रक, ये आपको दिख रही, इसे कहते हैं द्वितीयक केंद्रक। क्या कहते हैं इसे, इन दोनों के कहते हैं द्वितीयक केंद्र। क्या कहते हैं, द्वितीयक केंद्र या ध्रुवीय, ध्रुवीय कोशिका, इसे कहते हैं ध्रुवीय कोशिका, इसे कहते हैं ध्रुवीय कोशिका, ध्रुवीय सेल। ठीक, इसे कहते हैं ध्रुवीय सेल, द्वितीयक कोशिका। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो ये क्या है, अंड उपकरण। अंड उपकरण क्या होता है, अंड उपकरण के बारे में बात करेंगे। तो अंड उपकरण क्या होता है, देखो ये जो है, ये जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये जो है 1 2 3, ये जो कोशिकाएं मिलके बनी है, ये जो बना है, यहां पर आपको ये दिख रहा है, यहाँ पर ये आपको ये दिख रहा है, इसे कहते हैं अंड उपकरण। यहाँ पर एक अंड कोशिका होती है और 2 सहायक कोशिकाएं होती है। तो एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाओं से मिलकर बनता है अंड उपकरण। क्या बनता है, अंड उपकरण बनता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी कि एक सहायक कोशिका, 2 सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका मिलकर बनता है अंड उपकरण। तो हम बात करते हैं किसके, अंड उपकरण की। तो यह एक बीजाणु द्वार की तरफ होता है। किसकी तरफ होता है, मैंने बता दिया आपके लिए, ये मतलब एम का मतलब माइक्रोपाइल, यानी कि बीजाणु द्वार की साइड। बीजाणु द्वार की साइड क्या होता है, बीजाणु द्वार की साइड तरफ पाया जाता है 3 कोशिकाओं का समूह होता है। इसमें 2 सहायक कोशिकाएं होती है और एक क्या होती है, एक अंड कोशिका होती है। मैंने आपको बता दिया 2 सहायक कोशिकाएं होती है और एक अंड कोशिका होती है। इसके बाद हम बात करते हैं ऊपर वाली प्रतिमुख कोशिकाएं होती है। इसमें बात करते हैं प्रतिमुख कोशिकाएं या प्रतिव्यासांत कोशिकाएं। मैंने भी आपके लिए बताया था, ये वाली जो कोशिकाएं होती है, ये कोशिकाएं होती है, ये कौन सी होती है, प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है। तो ये निवाहक की तरफ होती है। किसकी तरफ होती है, निवाहक की तरफ होती है। यहाँ पर देखो मैंने आपके लिए भी कराई है, ये मैं बता, ये क्या है, C4 चलाजल, यानी ये है चलाजल। चलाजल मतलब होता है, चलाजल साइड मतलब होता है निवाहकी साइड। तो किस साइड है ये, प्रतिमुख कोशिकाएं किस साइड होती है, निवाहक की ओर होती है, निवाहक साइड, निवाहक की साइड होती है। तो अब बात करते हैं केंद्रक कोशिका। यह है केंद्रीय कोशिका। केंद्रीय कोशिका क्या होती है, केंद्रीय कोशिका केंद्र में उपस्थित होती है। केंद्रीय कोशिका कौन होती है, केंद्र में उपस्थित होती है। तो यहाँ पर हम केंद्र कोशिका होती है, यह भ्रूण कोश की सबसे बड़ी कोशिका होती है, जो भ्रूण कोश के द्वारा घिरी होती है। यह कौन सी होती है, यह जो कोशिका होती है, देखो यह कोशिका क्या है, यह सबसे बड़ी कोशिका। देखो यहाँ से ये स्टार्ट होती है ऐसे करके, इस प्रकार से इतनी बड़ी कोशिका आई है। तो इसीलिए सबसे बड़ी कोशिका किसकी, भ्रूण कोश की सबसे बड़ी कोशिका होती है। यह भ्रूण कोश द्वारा घिरी हुई होती है। जैसे इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं केंद्रीय कोशिका, इसे कहते हैं केंद्रीय कोशिका। ये सबसे बड़ी कोशिका होती है, बात ध्यान रखना है। बस इतने क्वेश्चन थे ये। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में बस थैंक यू। ये इतने क्वेश्चन थे। आपको कैसे लगे अभी कमेंट में बताएं। यदि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। और ये हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।